गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज जो हम लोग का टॉपिक है वो अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12 का ये तीसरा चैप्टर आता है। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तीसरे चैप्टर के पार्ट 1 पर आज चलते हैं। शुरुआत है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होता क्या है। जैसे हमने जन्म की 2 विधियां बताई थी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो यानी ह्यूमन है, उस ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो केवल और केवल जो है सेक्सुअल टाइप का होता है, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। अब ये भी पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में गैमीट का बहुत ही अहम रोल होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सबसे पहले जो फ्यूजन होता है वो गैमीट के बीच में होता है। अब गैमीट भी चूंकि जो ह्यूमन होता है, ये ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। तो जो गैमीट है, मेल में जो गैमीट होता है उसको कहा जाता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होता है उसको कहा जाता है ओवम। उसको कहा जाता है ओवम। तो इस प्रकार से जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है गैमीट होता है। गैमीट मेल में स्पर्म के नाम से जाना जाता है और फीमेल में ओवम के नाम से जो है जानते हैं। ये जो गैमीट बनने की प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मतलब कि जो है जनरेशन ऑफ गैमीट या सिंथेसिस ऑफ गैमीट या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी गैमेटोजेनेसिस है जहां पर गैमीट का निर्माण हो, यानी युग्मको जन्म, युग्मक का निर्माण होना या युग्मक का जन्म होना। अब चूंकि युग्मको जन्म भी 2 प्रकार से होता है, क्योंकि हमने पहले बताया कि मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। तो जो मेल होता है इसको कहते हैं यहां पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू ही जो है स्पर्म का निर्माण यहां पर होता है। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं, जो फीमेल में होता है ओवोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस जो होता है इससे जो है ओवम का निर्माण होता है। इस तरह से जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में गैमीट का निर्माण होता है, और उसमें जो गैमीट बनता है मेल में, उसमें जो गैमीट बनते हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और जो फीमेल होता है उसको ओवोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि जो मेल या फीमेल है, जो ह्यूमन है, उस ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एक जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये क्वेश्चन दिमाग में कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते किसे हैं। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है कह सकते हैं कि विच ऑर्गन फॉल्स गैमीट, मतलब कि वह अंग जहां से गैमीट की उत्पत्ति होती है, वह अंग जहां से गैमीट की उत्पत्ति होती है उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर मेल की बात करें तो मेल में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, और जो फीमेल होता है उस फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। तो इस तरह से जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे कहते हैं जहां पर गैमीट का निर्माण हो रहा हो, यानी वे अंग जहां से गैमीट बनते हैं उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ह्यूमन में मेल में जो है टेस्टिस कहता है, और फीमेल में जो इसको ओवरी कहते हैं, यानी कि वृषण और अंडाशय के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, अगर इसकी बात किया जाए, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उस अंग को कहते हैं कि जो कि गैमीट के ट्रांसफर में हेल्प करता है या फिर उसका मैच्योरेशन करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि विच ऑर्गन्स हेल्प इन गैमीट ट्रांसफर एंड मैच्योरनेस। तो इस तरह से जो है वह अंग
जिसमें जो है जो गैमीट का ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा हो या फिर जो है उसको मैच्योर कर रहा है, यानी कि जहां पर गैमीट डेवलप हो रहा हो, जहां पर गैमीट मैच्योर हो रहा हो, हेल्प जो है वो विकसित हो रहा हो, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये दो चीज क्लियर हो गया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल चलेगा क्योंकि अभी स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक है आज का वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ऑलरेडी बता चुके हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल में होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस होता है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की हम लोग बात करें, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो हमने पहले बताया कि वह अंग जो गैमीट के ट्रांसफर करने में या गैमीट के जो है मैच्योरनेस में जो है हेल्प करता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड और दूसरा होता है डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम तो इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया, एक एक्सेसरी ग्लैंड यानी जो उसकी सहायक ग्रंथियां हैं और दूसरी उसकी जो है जो नलिका तंत्र होता है उसको जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रखा गया। यानी कि पहला जो है सहायक ग्रंथि और दूसरा जो है डक्ट सिस्टम होता है। अब एक्सेसरी ग्लैंड में अगर हम बात करें कौन कौन से भाग पाते हैं, हम लोग पहले हेडिंग डाल देते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है इसमें तीन ग्लैंड पाए जाते हैं, सेमिनल वेसिकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा होता है काउपर्स ग्लैंड। तो तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई थी जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और ध्यान देना, इससे बहुत कंपटीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इससे पूछता है, नीट में पूछा जा चुका है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड इसकी संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना जो सेमिनल वेसिकल्स होता है ये पेयर में होता है यानी डबल होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, एक अकेला होता है। और जबकि जो काउपर्स ग्लैंड होते हैं यानी जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी जो है संख्या में पेयर होता है, डबल की संख्या में होता है। तो इस तरह से एक्सेसरी ग्लैंड होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें डक्ट सिस्टम की, तो जो डक्ट सिस्टम होता है इस डक्ट सिस्टम में कौन कौन से इसमें नलिकाएं आएंगी जो डक्ट सिस्टम में काम करेंगी, जो कि गैमीट के ट्रांसफर में हेल्प करेंगी। ये गैमीट के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। अब जो डक्ट सिस्टम होता है, डक्ट सिस्टम जो है उसके ट्रांसफर में, गैमीट के ट्रांसफर में यहाँ पर ये हेल्प करता है। तो गैमीट के ट्रांसफर में हेल्प करने के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट होता है एपिडायडाइमिस अधिवृषण, एपिडायडाइमिस होता है। दूसरा इसमें होता है आगे चल करके निकलता है वासा डिफरेंशिया। तीसरा इसमें होता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट और चौथा होता है इसमें जो है यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा की बात किया जाए तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है या इसको कहते क्या है, जो यूरेथ्रा होता है इसी को एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी कहते हैं, जो शरीर के बाहर होता है यूरेथ्रा। और ये जो है यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन होता है, ये यूरिन पाथवे में भी काम करता है, स्पर्म पाथवे में भी काम करता है। तो ध्यान रहे कि ये जो है यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन होता है जहां से यूरिन भी पास होता है और जहां से स्पर्म भी पास होता है। ये तो ध्यान रहे कि यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन कौन सा मेन है, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइड या इन दिस साइड, पीछे जो है, एक मिनट, यूरेथ्रा को हम केवल इतना लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। यूरेथ्रा क्या है, एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है।
यूरेथ्रा क्या है, एक एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है। तो ये इतने जो है डक्ट सिस्टम है जहां से जो गैमेट होता है गैमेट का ट्रांसफर होता है, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो उस गैमेट के मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होते हैं, यानी मेन अगला टॉपिक है कि टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको समझने के लिए अगले टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो टेस्टिस होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, लोकेशन ऑफ टेस्टिस को अगर हम जाने तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस अगर इसके लोकेशन की बात करें, जो टेस्टिस है ये प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, ए बैग लाइक स्ट्रक्चर is known as स्क्रॉटम, या इसको हम लोग कह सकते हैं टेस्टिस सैक, टेस्टिस सैक। मतलब कि जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो है टेस्टिस जो है प्रेजेंट होता है, और उस जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं स्क्रॉटम, या फिर उसको कहते हैं टेस्टिस सैक। अब जो स्क्रॉटम होता है, स्क्रॉटम की अगर बात किया जाए तो स्क्रॉटम क्या है, इसको कह सकते हैं आउट पाउच बैग, कह सकते उससे जो जुड़ा होता है एब्डोमेन वॉल से, आउट पाउच बैग कनेक्ट विद abdominal wall and hanging between, hanging या लिख सकते हैं located, hanging या located between two thigh, यानी कि स्क्रॉटम कहां पर प्रेजेंट होता है, दोनों जांघों के बीच में जो है एक जो हमारा एब्डोमिनल वॉल होता है, उस एब्डोमिनल वॉल से जो है जुड़ करके लटका हुआ भाग होता है, और कैसा होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउट पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक आउट पाउच एक बहिर्वृद्धि के रूप में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहते हैं स्क्रॉटम। अगर स्क्रॉटम के फिगर को देख करके समझा जाए तो स्क्रॉटम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसको समझेंगे। यहां पर जो स्क्रॉटम को एक छोटा सा फिगर बना करके समझा देते हैं इसको। ये मान लेते हैं कि स्क्रॉटम है, ये स्क्रॉटम हो गया। जो स्क्रॉटम होता है ये 3 लेयर होता है, 3 इसमें जो है लेयर पाए जाते हैं। एक पहले बन चुका है, दो, एक और लेयर बना देते हैं, ये 3 लेयर। साथ में यह जो है एक कैनाल नली के थ्रू जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से जो है जुड़े होते हैं। अगर नाम इसका नॉमिनेशन किया जाए तो सबसे बाहरी वाली जो होती है वॉल, इसको कहते हैं, यहां पर जो सबसे बाहर की ओर होता है स्किन ऑफ स्क्रॉटम, स्किन ऑफ स्क्रॉटम होता है। जो बीच वाली वॉल होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा, अभी आगे इसको बताएंगे। डार्टोस मसल कहते हैं, डार्टोस मसल्स। और सबसे अंदर वाला होता है इसको कहते हैं क्रीमास्टर मसल्स, क्रीमास्टर मसल्स। ये जो नली देख रहे हैं इस नली को कहते हैं, यहां पर जो रहता है इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। और जो टेस्टिस होता है, स्क्रॉटम होता है, ये स्क्रॉटम बीचों बीच भाग से यहां पर जो है ये एक बीच में सेप्टम लगा होता है,
इसको जो सेप्टम होता है इसको कहते हैं, जो सेप्टम है अगर इसके इनर साइड को देखें तो उसको कहते हैं सेप्टम ऑफ स्क्रॉटी, सेप्टम ऑफ स्क्रॉटी, ये इनर होता है। और अगर बाहर की ओर देखें तो एक हल्का सा रेखा जो दिखाई देती है, यानी इसी को जो बाहर की ओर होता है, आउटर होता है, उसको कहते हैं रेफी, उसको कहते हैं आउटर पार्ट में जो है, जो बाहर की ओर होता है धारी के रूप में दिखाई देता है, उसको कहा जाता है रेफी। ये जो क्रीमेस्टर मसल्स होता है, इसी क्रीमेस्टर मसल्स पर एक गद्देनुमा संरचना पाई जाती है, क्रीमेस्टर मसल्स पर गद्देनुमा संरचना होती है, जिसको कहते हैं गुबर्नाकुलम, गुबर्नाकुलम कहते हैं। और इसी गुबर्नाकुलम पर जो है जो टेस्टिस होता है, वो टेस्टिस इसी पर जो है उपस्थित होता है। एक जोड़ी होते हैं, टेस्टिस की जो संख्या होती है 2 होती है, एक जोड़ी टेस्टिस जो है प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह से इसकी जो पार्ट्स होते हैं। तो टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस से यहीं पर, अभी इसको हम लोग आगे डेवलप और दिखाएंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं। इसी टेस्टिस भाग से यहां पर जो है इस तरह से एक निकला होता है, जो यहां से स्क्रॉटम से बाहर निकल जाता है, यानी हमारे एब्डोमेन में प्रवेश कर जाता है। ये जो पार्ट होता है जो काफी वाइड होता है, इसी को कहते हैं एपिडाइडाइमिस। अभी जो हमने डक्ट सिस्टम बताया था उसकी बात है, एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस। ये जो निकला है आगे चल करके लंबा हो गया, पतला हो गया, इसको कहते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। अब चूंकि ये टेस्टिस है तो टेस्टिस को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहां पर न्यूट्रिशन लाएगा कौन? तो न्यूट्रिशन लाने का काम करता है शुद्ध रुधिर, उसमें आता है, आर्टरी के थ्रू आता है। तो ये यहां से एक आर्टरी भी जुड़ी होती है, ये इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर आर्टरी। अब चूंकि अगर इसमें प्योर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब इसमें इम्प्योर ब्लड भी जो है इससे बाहर जाना चाहिए, तो यहीं से जो जुड़ा निकला होता है, बाहर निकला होता है, इसको कहते हैं टेस्टिकुलर वेन। और अब चूंकि कभी भी टेस्टिस को अगर थोड़ा सा टच करें तो उसमें दर्द होता है, पेन होता है, तो पेन होने के लिए यहाँ पर नर्व्स का पाया जाना अनिवार्य है। तो यहां से जो है नर्व्स निकलती है, जिसको कहते हैं टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर नर्व। जो सेम चीज इधर बना है वही सेम चीज इधर भी होता है, मतलब यहां पर भी जो वही सेम चीज जो है होता है। इस तरह से तो ये अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट होता है इंग्रेल कैनाल जो होता है, यूजुअली जो है एक पतले से लेयर से जो है घिरा होता है, लेकिन किसी किसी बच्चों में जो है ये इसमें लेयर नहीं पाया जाता। तो जब थोड़ा बड़े होते हैं तो उनको हार्निया की जो है समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन यूजुअली जो ये जो है लेयर, जो इंग्रेल कैनाल होता है, वो पतले से जो है लेयर के थ्रू जो है ढका होता है। तो ये इसकी जो टेस्टिस की बात होती है। जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस की यहाँ पर बात होती है, लेकिन थोड़ा सा इसके और बात चलते हैं कि टेस्टिस का डेवलपमेंट कब होता है और कब वो टेस्टिस जो इस स्क्रॉटम में आया। तो अगर हम स्टार्टिंग करें कि टेस्टिस आता कब है, तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है इन एम्ब्रियो, जब बच्चा अपने गर्भ में होता है, गर्भ मतलब जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, माता के गर्भ में होता है, तो उस कंडीशन में उसको जो एम्ब्रियोनिक दशा कहेंगे। वहां पर क्या होता है, या फोएटल भी कह सकते हो, जो एम्ब्रियो होता है, इन एम्ब्रियो भ्रूणावस्था में जो है, और उसी समय जो टेस्टिस जो होता है वो वहां पर जो है डेवलप हो जाता है। टेस्टिस डेवलप्ड इन 7th मंथ, 7वें महीने में जो है टेस्टिस का जो है डेवलपमेंट होता है। ये ध्यान रखें किसके 7वें महीना, जब बच्चा जो है गर्भ में होता है, 9 महीने के बाद वो बाहर निकलता है, उसके उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं कि 7वें महीने में जो है जब भ्रूण अवस्था में होता है बच्चा, तो उस समय टेस्टिस डेवलप हो जाता है। और 7वें महीने में जो टेस्टिस होता है 7th मंथ, ये वहां से निकल करके क्या करता है, टेस्टिस डेवलप इन 7th मंथ एंड कम्स इन स्क्रॉटम, और उसके बाद वहां से जो है स्क्रॉटम में आता है बाई स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू जो है जो टेस्टिस होता है, जिसका डेवलपमेंट 7वें महीने में, भ्रूण के 7वें महीने में जो है डेवलपमेंट हुआ,
7वें महीने तक हो जाता है। 7वें महीने के बाद वो जो टेस्टिस उसके एब्डोमेन में, ठीक है, जो टेस्टिस डेवलप होता है 7वें महीने एब्डोमेन में, ठीक है, और उस एब्डोमेन से जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू हो करके वो प्रवेश करता है स्क्रोटम वाले यानी इस थैलेनुमा संरचना में आकर के यहाँ गुबर्नाकुलम पर फिक्स होता है। लेकिन फिर भी एक कंडीशन बनती है, कभी कभी क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है कुछ बच्चों की बात कर रहे हैं, टेस्टिस नहीं निकल पाता, वो टेस्टिस स्क्रोटम में आ ही नहीं पाता, यानी अगला इस कंडीशन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी की बात है, कुछ बच्चों में ऐसा होता है, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस ये नॉट कम, यानी कि आई नहीं पता, नॉट कम्स इन स्क्रोटम। तो अब यहां पर कभी कभी क्या होता है कि डेवलपमेंट हो गया, एब्डोमेन में टेस्टिस है लेकिन वो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया, किसी कारण नहीं आया, हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है, तो वहां पर एक डिजीज हो जाता है, वहां पर एक डिजीज होता है, उस बच्चे को डिजीज कहते हैं, बड़ा अच्छा नाम है उस डिजीज का, उसका नाम होता है जो क्रिप्टोआर्किडिज्म, इसको कह सकते हो हिडन टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी छिपा हुआ, क्रिप्टोस मतलब छिपा हुआ, हिडन छिपा हुआ टेस्टिस। टेस्टिस तो है, कहां पर है, एब्डोमेन में है, लेकिन कहां नहीं आया, स्क्रोटम में नहीं आया। अब स्क्रोटम में नहीं है तो इसका कोई ना कोई डिजीज, तो डिजीज क्रिप्टोआर्किडिज्म, इसका लक्षण क्या है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ये चाइल्ड जो होते हैं, ये चाइल्ड स्टेराइल होते हैं, मतलब कि इनमें जन्म की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो ऐसा जो रोग होता है उसको हम लोग छिपा हुआ टेस्टिस कहते हैं। और ऐसे जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के जो चाइल्ड बच्चे होते हैं, उनमें जन्म की क्षमता नहीं पाई जाती है। अगर इसका चूंकि डिजीज है तो कोई ना कोई इसका जो है ट्रीटमेंट भी होगा, तो इसका ट्रीटमेंट जो यूज किया जाता है, जो ट्रीटमेंट होता है इसका ट्रीटमेंट, इसको नाम दिया गया आर्किडोफैक्सी, आर्किडोफैक्सी कहते हैं। आर्किडोफैक्सी का मतलब होता है कि उसी टेस्टिस को ऑपरेशन के थ्रू जो है टेस्टिस को एब्डोमेन से निकाल करके वापस इस स्क्रोटम में फिक्स कर दिया जाता है, तो इससे इसका नाम रखा गया आर्किडोफैक्सी। ये ध्यान रखना, ये ट्रीटमेंट है। तो ऑपरेशन के थ्रू जो है उस टेस्टिस को जो एब्डोमेन में रह गया उसको एब्डोमेन से निकाल करके स्क्रोटम वाले भाग में फिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार से बच्चे में फर्टिलिटी के गुण आ जाते हैं, क्योंकि टेस्टिस तो प्रेजेंट है, तो टेस्टिस प्रेजेंट है मीन्स वो मेल है, और मेल है, बस कारण था कि वो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया। अब स्क्रोटम में जब तक नहीं आया तब तक वहां स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसको वहां पर टेस्टिस को एब्डोमेन से निकाल करके ऑपरेशन के थ्रू जो है फिर से उसे टेस्टिस साइट या स्क्रोटम में फिक्स कर दिया जाता है, तो उसमें फर्टिलिटी के गुण आ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें और कुछ यूनिक चीजें बता देते हैं, बड़ा यूनिक चीजें हैं कुछ चीजें, ये ध्यान है, जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट एंड व्हेल, जो एलिफेंट और व्हेल होता है इसमें टेस्टिस एब्सेंट होता है, ध्यान रखना, टेस्टिस स्क्रोटम इसमें एब्सेंट होता है, ध्यान रखना कि एलिफेंट और जो व्हेल होता है, व्हेल मछली और एलिफेंट हाथी और व्हेल मछली में स्क्रोटम जो होता है वो एब्सेंट होता है। और एक चीज, कंगारू जो होता है, कंगारू में जो स्क्रोटम होता है ये प्रेजेंट होता है पेनिस के ठीक आगे, ठीक है, तो ये कहां पर होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पेनिस, पेनिस के आगे, हम लोगों में कहा था पेनिस के पीछे होता है, यहाँ पेनिस के आगे होता है स्क्रोटम। अगर हम बात करें बैट है चमगादड़ की बात करें, बड़ा हो हल्ला मचा आज तक चमगादड़ का, जब से कोविड-19 आया है, तो चमगादड़ जो होता है बैट, इसका जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस एब्डोमेन में होता है, लेकिन जो ब्रीडिंग करता है, ब्रीडिंग मतलब जन्म के लिए तैयार होता है, तो ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन से निकल करके स्क्रोटम में आता है, फिर जब ब्रीडिंग सीजन समाप्त होता है फिर वो वहां से निकल करके एब्डोमेन चला जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर जो है होती हैं। अब इसकी और कुछ बात हमने कहा था डार्टोस मसल्स के बारे में बताएंगे, बड़ा यूनिक चीजें है, तो उसको भी जान लेते हैं। तो आई थिंक ये हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, अभी आगे चलते हैं अगले टॉपिक, यानी डार्टोस मसल्स के थोड़ा फंक्शन जान लेते हैं, डार्टोस मसल्स का क्या काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो क्या ऐसा होगा यूनिक चीज।
देखिए जो डार्टोस मसल्स होता है, एक चीज अनुभव किए होंगे जितने मेल है, मेल काफी अनुभव किए होंगे कि गर्मी के समय में क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है वो काफी लटक जाता है, हमारे शरीर से जो है वो काफी लटक जाता है, और ठंडक आता है तो वो काफी जो है सिकुड़ करके एकदम एब्डोमिनल वॉल के पास जाकर के चिपक जाता है, सिकुड़ जाता है। रीजन क्या होता है, तो पहले रीजन जान लेते हैं, फिर डार्टोस मसल्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो हम लोग के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अगर हमारे अपनी बॉडी टेम्परेचर की बात किया जाए, इसको भी थोड़ी देर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है हम लोग की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये अप्रॉक्स 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, अप्रॉक्स 98 फ़ारेनहाइट ले सकते हैं, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए आवश्यक है अधिकतम लगभग आसपास का सकते हो 93 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की अगर बात करें, डिग्री सेंटीग्रेड में जाए तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब कम होता है तब वहां पर स्पर्म बनता है। टेस्टिस को टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहां पर क्या होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कुछ कम टेम्परेचर चाहिए, तो जब गर्मी आता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर और बढ़ता है, तो यही डार्टोस मसल्स क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। कब, समर सीजन में काफी रिलैक्स हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो स्क्रोटम होता है वो स्क्रोटम हमारी बॉडी वाल से दूर जाकर के खिसक जाता है, यही डार्टोस मसल्स के कारण ऐसा होता है। लेकिन जब ये ठंडक के समय आता है तो ये जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कब, विंटर सीजन में काफी जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और जाकर के हमारी बॉडी चिपकता है, उसको टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर उतना नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करता है बॉडी टेम्परेचर कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो बहुत कम रहता है तो बॉडी के टेम्परेचर से मैनेज करता है और स्पर्म का फॉर्मेशन वहां पर करता रहता है। तो इस प्रकार डार्टोस मसल्स में ही जो है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा जो हमारा टेस्टिस या स्क्रोटम जो होता है वो स्क्रोटम थोड़ा फैलता है या फिर रिलैक्स हो जाता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी अभी तो स्क्रोटम पर थी। अभी हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर जो है टेस्टिस के बारे में। अभी तो हमने केवल स्क्रोटम के पार्ट्स के बारे में बताया, अभी टेस्टिस के बारे में नहीं बताया, इसके आगे टेस्टिस के पार्ट्स भी जो है बताए जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग अगले पार्ट में जो है मिलते हैं फिर, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है एंजॉय करिए।